इस देश में न्याय की परिभाषा व्यक्ति के हिसाब से, उसके कद के हिसाब से, उसके पद, उसके ताकत, उसके रुतबे के हिसाब से तय होती है। अमीरी, गरीबी, पीड़ित, आरोपी के बीच का फर्क इतना बड़ा हो गया है कि समझ ही नहीं आता कि अदालतों में बैठे मीलॉर्ड बड़े हैं या नोटों पर छपी गांधी जी की फोटो। आम जनता और प्रिविलेज्ड जज साहब के बीच का फर्क भी इतना बड़ा है कि एक नाबालिग के स्तन दबाना, उसकी सलवार का नाड़ा खोलना मीलॉर्ड को अपराध नहीं लगता। दूसरी तरफ जज साहब के घर में गांधी छाप नोटों से भरा कमरा भी सबूत नहीं माना जाता। अपराध की किताब में कैरेक्टर बदल जाने से न्याय 360 डिग्री घूम जाता है। एक खबर दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले नोटों के गोदाम की है। दूसरी तरफ 14 साल की उस नाबालिग बच्ची की खबर है जिसके साथ उसी के गांव के रहने वाले 2 लड़कों पर रेप का आरोप है। लेकिन जज साहब को लगता है कि स्तन दबाना, नाड़ा खोल देना कोई सबूत है या रेप का मानक ही नहीं है। दूसरी तरफ करोड़ों की करेंसी मीलॉर्ड के घर से बरामद होने के बाद भी जज साहब पर एफआईआर नहीं हो रही। आज के इस वीडियो में न्याय के तराजू में झूलती असमत और नोटों के गट्ठर से लहलहाती ताकत का पूरा एनालिसिस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। 14 मार्च को जब पूरा देश होली मनाकर थक कर अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहा था, उसी वक्त अचानक भ्रष्टाचार की लंका में आग लग गई। जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास का एक कमरा जिसमें कुछ बेकाम की चीजें रखी रहती थीं, उसमें आग लगने की खबर दिल्ली पुलिस को दी गई। पुलिस पहुंची तो देखा कि 500-500 के नोट जल रहे हैं। जब आग लगी तो वर्मा जी भोपाल में थे, यानी कि दिल्ली से बाहर थे। अगले दिन वो दिल्ली लौटे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगले के स्टोर रूम में आग लगी थी। ये एक छोटी आग थी। 2 फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया और पुलिस भी आ पहुंची थी तब तक। इसी दौरान एक कमरे में कैश का ढेर मिला। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस मामले में प्रस्ताव पारित किया जिसमें इस रकम को 15 करोड़ बताया जा रहा है। तमाम विरोध और दबाव के बाद अब सुप्रीम कोर्ट अपने ही जज पर एक्शन के मोड में आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बुधवार को डीसीपी नई दिल्ली देवेश कुमार की टीम ने जज साहब के घर पर उस स्टोर रूम को जाकर के सील कर दिया जिसमें जलते हुए नोटों के गट्ठर देखे गए थे और उसका वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने भी जारी किया था। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए वो राजी हो गया है और कोर्ट ने कहा है याचिकाकर्ता को कि सार्वजनिक बयान इस मामले में ना दें। इसके अलावा दूसरे याचिकाकर्ता ने सीजीआई के निर्णय को भी चुनौती दे डाली जिसमें 3 जजों के पैनल को आंतरिक जांच करने के लिए कहा गया है। याचिकाकर्ता ने इसमें कहा है कि अगर इतना पैसा किसी बिजनेसमैन के घर से मिलता या किसी आम आदमी के घर से मिलता तो ईडी और इनकम टैक्स की टीमें पीछे पड़ जाती। जनता भी तो यही सवाल कर रही है जब से यह कैश कांड हुआ है। उधर दिल्ली पुलिस ने जस्टिस वर्मा के घर में आग लगने की घटना को लेकर के जांच की, वहीं अधजले नोट मिलने को लेकर कर्मचारियों से पूछताछ भी की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई 3 सदस्यीय जांच कमेटी जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। इन सभी ने बीते मंगलवार को जस्टिस वर्मा के घर पहुंचकर जांच की और यह टीम उस स्टोर रूम में भी पहुंची थी जहां 500-500 रुपए के नोटों के गट्ठर जल रहे थे और अधजली बोरियां बरामद हुई थी। कुल मिलाकर जज साहब के घर में रुपयों से भरी बोरियां मिली। बावजूद इसके जज साहब पर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार में आकंठ डूब चुकी न्यायपालिका पर अब देश की पब्लिक सवाल उठा रही है क्योंकि वर्मा जी तमाम सबूतों के बावजूद धता बता रहे हैं उसी कोर्ट को जिसकी गद्दी पर बैठकर, जिसके सिंहासन पर बैठकर वो अब तक कई फैसले पढ़ते आए हैं। कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश है। दूसरी तरफ एक नाबालिग बच्ची है जिसके साथ रेप हुआ था, लेकिन जज साहब का कानून कह रहा है कि स्तन दबाना और सलवार खोलना रेप नहीं है या अटेम्प्ट टू रेप नहीं है।
यह भी जान लीजिए कि आखिर इस मामले में क्या हुआ था और जज साहब को फटकार आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट से लगी। दरअसल बीते सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने यह फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों पर लगी धाराएं बदल दी कि किसी लड़की के निजी अंग पकड़ लेना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ देना और जबरन उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश से रेप या अटेम्प्ट टू रेप का मामला नहीं बनता। दोस्तों, ये वो केस था जिसकी एफआईआर पुलिस ने भी दर्ज नहीं की थी। बड़ी मुश्किल से पॉक्सो अदालत के जरिए आरोपियों पर केस दर्ज हुआ था, लेकिन हाईकोर्ट पहुंचते पहुंचते न्याय ने फिर अपना दम तोड़ दिया। दरअसल यूपी के कासगंज की एक महिला ने 12 जनवरी साल 2022 को कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि 10 नवंबर 2021 को वो अपनी 14 साल की बेटी के साथ कासगंज के पटियाली में देवरानी के घर से लौट रही थी। उसी दिन शाम को अपने घर वो लौट रही थी। रास्ते में गांव के रहने वाले पवन, आकाश और अशोक मिले। पवन ने बेटी को अपनी बाइक पर बैठाकर घर छोड़ने की बात कही। मां ने उस पर भरोसा जताते हुए बाइक पर बैठा दिया, लेकिन रास्ते में पवन और आकाश ने लड़की के प्राइवेट पार्ट को पकड़ लिया। आकाश ने उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करते हुए उसके पायजामे की डोरी तोड़ दी। लड़की की चीख पुकार सुनकर ट्रैक्टर से पास से ही गुजर रहे सतीश और भूरे नाम के व्यक्ति मौके पर पहुंचे। इस पर आरोपियों ने देसी तमंचा दिखाकर दोनों को धमकाया और फरार हो गए। ये एफआईआर कहती है। पीड़ित बच्ची की मां आरोपी पवन के घर शिकायत करने पहुंची तो पवन के पिता अशोक ने उसके साथ गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए उसको भगा दिया। अगले दिन महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंची तो पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं किया और ना ही कोई एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद महिला ने अदालत का रुख किया। 21 मार्च 2022 को कोर्ट ने आवेदन को शिकायत के रूप में मानकर मामले को आगे बढ़ाया। शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए। आरोपी पवन और आकाश के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 354, 354 बी और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत केस दर्ज किया गया था। आरोपी अशोक पर आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया। आरोपियों ने समन के आदेश को इनकार करते हुए हाईकोर्ट के सामने रिव्यू पिटीशन दायर की थी, यानी कोर्ट से उन्होंने कहा कि इन आरोपों पर दोबारा विचार कर लेना चाहिए। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने इसी क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन याचिका स्वीकार की और इसी पर सुनवाई करते हुए वो असंवेदनशील बयान दिया। और इसी रिव्यू पिटीशन के दौरान जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा था कि नाड़ा तोड़ देना, पुलिया के नीचे खींच लेना और स्तन दबाना अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। हालांकि अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फटकार लगाई है और हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह मामला बहुत ही गंभीर है और जिस जज ने यह फैसला दिया उसकी तरफ से बहुत असंवेदनशीलता दिखाई गई। हमें यह कहते हुए बहुत दुख है कि फैसला लिखने वाले ने संवेदनशीलता की पूरी तरह कमी थी। कुल मिलाकर के ताकत ही सब कुछ है। एक ताकतवर व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हो रही और दूसरी तरफ एक ताकतवर पद पर बैठे मिलॉर्ड को लगता है कि नाड़ा तोड़ देना, जबरदस्ती खींच लेना अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों मामलों में संज्ञान लिया है और इस पर तेजी से कार्रवाई करते हुए लगातार आगे बढ़ता हुआ मामला नजर आ रहा है। इस पूरे मसले ने, ये दो ऐसे मसले हैं जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस के घर इतनी भारी मात्रा में, भारी तादाद में कैश का मिलना और उस पर कई दिनों तक उसका खुलासा ना होना, ये अपने आप में बेहद कई कड़े सवाल पैदा करता और बेहद संवेदनशील है। 14 तारीख की घटना के बाद यह मामला 21 तारीख को तब प्रकाश में आया जब कांग्रेस के नेता ने राज्यसभा में इस मामले को उठाया। अब हाईकोर्ट के जो जस्टिस साहब हैं उन पर एक्शन की तलवार लटक रही है। एफआईआर दर्ज कराने वाली दोनों याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट कर लिया है। देखना होगा कि एक्शन होगा कब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही तबादला किया था हाई कोर्ट के जस्टिस का इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन ने भी लिख दिया है कि हमारे यहाँ डस्टबिन का कोई काम नहीं है। हम डस्टबिन नहीं हैं कि किसी भी भ्रष्टाचारी को यहाँ पर भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा है बार एसोसिएशन ने और कहा है कि इन पर महाभियोग चलाया जाए, ऐसा प्रस्ताव भी पारित किया गया।
इस पूरे मसले पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।